Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is April 24, 2020 Friday. So let's start with business standard news analysis. This analysis is suitable for the students and aspirants and different faculties and teachers. In this section, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1. Indian incorporations get IBC breather for 6 months. IBC stands for Insolvency and Bankruptcy Code. Basically, this code was invoked during 2016. ओके सो आप लोग मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 क्या है, इसके बेसिक प्रोविजंस क्या हैं. जब ये कोड इन्वोक हुआ था या पार्लियामेंट में पास हुआ था, तब उस ड्यूरेशन में इस कोड की वजह से इंडिया की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग थी वो बहुत इम्प्रूव हुई थी. क्योंकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स जो थी इंडिया में वो बहुत स्लो होती थी और जिसकी वजह से जो कॉरपोरेट्स हैं दे डिडंट वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस मेजर रीजन. तो दिस वाज वन ऑफ द फैक्टर फॉर इम्प्रूविंग द इंडियाज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग. तो अभी देख लेते हैं आज की न्यूज़ में क्या है. द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सस्पेंडिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स फॉर एटलीस्ट 6 months सोइंग टू चैलेंज बिजनेस आर फेसिंग ड्यू टू COVID-19 पैंडमिक, अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टोल्ड. क्या हुआ इसमें, गवर्नमेंट ने 6 month के लिए सस्पेंडिंग सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 6 महीने के लिए इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग्स जो होती हैं उनको रोक दिया है. क्यों ऐसा किया है? क्योंकि इस समय पैंडमिक की वजह से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपनी लो वैल्यूएशन की स्टेज पर हैं या वो इस समय क्रेडिट के डिफ़ॉल्ट्स में हैं, वो अपना लोन इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर पा रही हैं. तो उसकी वजह से उनके अगेंस्ट इस ड्यूरेशन में कोई इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स ना इनिशिएट करी जाएं. इसलिए गवर्नमेंट ने 6 month की विंडो प्रोवाइड करी है और इस तरह की किसी भी प्रोसीडिंग्स को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है. अ न्यू सेक्शन इज़ लाइकली टू बी एडेड टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. हो सकता है कोई ऑर्डिनेंस के तहत कोई नया सेक्शन ऐड किया जाए. अभी के लिए फ़िलहाल गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेक्शन 7, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को ट्रिगर कर सकते थे, इनिशिएट कर सकते थे बाय देयर एप्लीकेशन, उनको सस्पेंड करने का डिसीजन लिया है कि भाई सेक्शन 7, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 सस्पेंड हो जाएगा. ठीक है. और इस सस्पेंशन के ड्यूरेशन क्या दिया है गवर्नमेंट ने, 6 months to 1 year, मतलब 6 महीने से लेकर के 1 साल तक ये सस्पेंशन हो सकता है. अभी के लिए फ़िलहाल 6 month के लिए किया है. अब देख लेते हैं ये सेक्शन 7, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 जो IBC में है ये एक्चुअली है क्या. सेक्शन 7 ऑफ द कोड इनेबल्स द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स टू स्टार्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी. सेक्शन 7 जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो होते हैं उनकी पावर को डिक्टेट करता है कि अंडर सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कैन इनिशिएट द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन इनटू नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल बोर्ड. ठीक है. वहाँ पर एक एप्लीकेशन दे करके ट्रिब्यूनल में ये कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं. सेक्शन 9 क्या है, सेक्शन 9 सेम पावर देता है किसको, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को. सेक्शन 9 यही इंसॉल्वेंसी इनिशिएट करने की पावर जो है वो देता है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को. और सेक्शन 10 सेम पावर इज़ गिवन टू प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी. तो सेक्शन 7, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 ये डील्स करता है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एंड प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स क्या होते हैं और प्रमोटर्स क्या होते हैं. तो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द प्रमोटर्स, बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो ये है कि क्या डिफरेंस होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स में और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनका कंपनी में फाइनेंस के फॉर्म में कोई भी क्रेडिट होता है. इट मे बी इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स, इट मे बी इन टर्म्स ऑफ डिबेंचर्स, इट मे बी इन टर्म्स ऑफ शेयर्स. जिनका किसी भी तरीके से फाइनेंस सिर्फ सीधा उनका प्योरली जो रिलेशन कंपनी से होता है वो फाइनेंस से क्रेडिट, उन्होंने कंपनी को रुपीज़ या फाइनेंस या फंड क्रेडिट किया होता है. ऑपरेशनल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनका कंपनी में कोई भी क्रेडिट होता है बिकॉज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. इट मे बी देयर रॉ material suppliers, it may be their creditors, it may be their wholesalers, distributors and retailers. कोई भी ऐसे लोग जिनका कंपनी में बिकॉज ऑफ देयर ऑपरेशंस, कंपनी के ऑपरेशन की वजह से वो
रिलेशन होता है क्रेडिटर्स का। इस तरह के जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बोलते हैं। ये हमारे एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, ये हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। बट ये कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर, डिबेंचर्स या डेट की तरह होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। और प्रमोटर्स ऐसे ऐसे इंडिविजुअल्स जो कंपनी के प्रमोशन में इन्वॉल्व होते हैं और कंपनी के बेसिक बोलते हैं कि कंपनी के ग्रोथ में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो प्रमोटर्स भी और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी, ये तीनों ही लायबल बोलते हैं एलिजिबल होते हैं कंपनी के इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने के लिए। अब ऐसा नहीं होता कि जब भी किसी एक फाइनेंशियल का क्रेडिटर्स का मन किया वो गया और उसने एप्लीकेशन कर दी। नो, देयर इज अ मिनिमम ऑफ 66% ऑफ द creditors, the financial creditors that can actually initiate the इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। मतलब करीब 66% जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो क्रेडिटर्स की कमेटी में एग्री करेंगे कि भाई हाँ इस कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी जाए। अगर ये 66% से कम है तो वो ऐसा एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। तो मिनिमम 66% फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को एग्री होना पड़ेगा इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के एप्लीकेशन को फाइल करने में। तो और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन एंड इट विल रिड्यूस द डिस्ट्रेस विद इन द कंपनी, बट कंपनी विच आर अदरवाइज ऑलरेडी इन स्ट्रेस कुड हैव फाउंड रिजोल्यूशन अंडर IBC। देयर रिजोल्यूशन मे ऑल्सो बी डेवलप ड्यू टू देयर सस्पेंशन। बट जो ऑलरेडी स्ट्रेस में थी, जो चल रही थी, जिनके केसेस चल रहे थे, वो अभी भी वैसे ही चलेंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्री में और कुछ एक्सपर्ट्स ने इस तरह के गवर्नमेंट के डिसीजन को वेलकम किया है। अब थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं कि इंसॉल्वेंसी केसेस एज दिसंबर 2019 कितने आए। 3000 के अप्रॉक्सीमेटली आए। सेटल्ड जिसमें 246 हुए हैं। रिजोल्यूशन 190 का हुआ है। विड्रॉल जो हो गए वो 135 और लिक्विडेशन जिनका हो चुका है कंपनीज का वो 730। और इसका कुछ ड्यूरेशन है, पहले 180 दिन का ड्यूरेशन था, इसके बाद कुछ अमेंडमेंट करके 270 दिन का अप्रॉक्सीमेटली ड्यूरेशन कर दिया गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि कितने पीरियड तक इंसॉल्वेंसी के जो कोड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी IBC कोड है, इसके अंडर कितने दिन तक ये जो केस है वो सेटल करना होता है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। इसमें रिवीजन होता रहता है तो हो सकता है करंट जो नंबर ऑफ डेज है वो कुछ डिफरेंट हो। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, पेज नंबर 1 से है ये। फ्यू टेकर्स ऑफ TLTRO 2.0। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि RBI इस ड्यूरेशन में लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए बहुत सारे कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मोड यूज़ कर रहा है, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये सबको RBI यूज़ कर रहा है इन ऑर्डर टू बूस्ट द लिक्विडिटी इन द मार्केट सो दैट डिमांड कैन बी रिवाइव एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री कैन बी रिवाइव्ड। तो उसी के लाइन में ये एक न्यूज़ आई है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिसीव्ड बिड फॉर ओनली अबाउट हाफ 25,000 crore it offered under its revised targeted long-term repo operation, indicating that banks are reluctant to lend to non-banking financial companies। अभी जो बॉन्ड ऑक्शन किया था अंडर रीफाइनेंस विंडो, मैंने बताया था 50,000 की करीब 50,000 करोड़ की विंडो, रीफाइनेंस विंडो RBI ने इनिशिएट करी थी फ्राइडे को, कि वो बेसिकली उसका आधा जो होगा वो NBFCs को, जो आधा है वो हाउसिंग बोर्ड्स को जाएगा। उसी के ड्यूरेशन में जो है वो उसी के इंक्लिनेशन में RBI ने लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन स्टार्ट किया था जिसमें बॉन्ड को इशू किया था, ठीक है। बट उस बॉन्ड्स में न्यूज़ ये आ रही है कि केवल हाफ ऑफ द बॉन्ड जो है हाफ अमाउंट ऑफ द 15,000 करोड़ हैज़ रिसीव द बिड। केवल जितने भी बैंक्स ने बिड लगाई है उसमें से केवल 25,000 करोड़ की बिड आई है। 25,000 करोड़ अभी भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनके लिए कोई भी बिड नहीं है। मतलब जो RBI ने जो बॉन्ड्स के लिए जो बिड लगाई थी वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रही। क्यों? क्योंकि बैंक्स अभी भी उस लोन को RBI से नहीं लेना चाहते हैं। क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू लोन और टू लेंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। क्योंकि वो लोन लेंगे तो उसका आधा उन्हें NBFCs को लोन के फॉर्म में देना पड़ेगा। ये RBI की कंडीशन थी, ठीक है। और जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इस इकोनॉमिक मेल्टडाउन की सिचुएशन में NBFCs को लेंड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देयर आर हाई चांसेस कि ये जो आज वो लेंड करेंगे, जो अमाउंट
या जो लोन वो NBFCs को देंगे वो आगे आने वाले टाइम में NPA बन जाएगा। तो कोई भी कमर्शियल बैंक अपना NPA का परसेंटेज नहीं बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो NPA के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा सफ़र्ड है। इसलिए इस ड्यूरेशन में RBI के कई सारे नॉन कन्वेंशनल मेजर्स लेने के बाद भी बैंक्स आर नॉट रेडी टू लेंड टू NBFCs। अगर हम बात करें कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस होते क्या हैं, तो आप सबको पता है कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट होता है रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स टेक्स लोन फ्रॉम आरबीआई से लोन लेते हैं जिससे कमर्शियल बैंक, उसको रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो रेट क्या है? ये इस तरह का लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने का तरीका है जिसमें जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं। ठीक है, या आरबीआई बैंक्स को आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, जिसमें लिखा हुआ है टारगेटेड लॉन्ग टर्म। और टारगेटेड मीन्स, और वो जो लोन आरबीआई बैंक्स को इशू कर रहा है वो इस कंडीशन के साथ होता है कि वो किसी पर्टिकुलर टारगेटेड बेनिफिशियरी को ही लेंड किया जाना चाहिए कमर्शियल बैंक के द्वारा। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को देगा और कमर्शियल बैंक से बोलता है कि ये लोन आप इस पर्टिकुलर टारगेटेड बेनिफिशियरी को ही देंगे। और इस केस में टारगेटेड बेनिफिशियरी कौन था? बोला था आरबीआई ने कि आधा लोन, जो हाफ ऑफ द लेंडिंग शुड बी गिवन टू NBFCs। ठीक है, ये कंडीशन आरबीआई ने लगाई थी और ये भी कहा था विद इन 30 डेज आपको ये लोन जो है वो लेंड कर देना है NBFCs को। अब क्योंकि बैंक रेडी नहीं है, कमर्शियल बैंक्स NBFCs को लेंडिंग करने के लिए, इसलिए इस बॉन्ड मार्केट जो बॉन्ड इशू हुए हैं उसमें भी बहुत कम अमाउंट में बिड आया है। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है, जैसे कि, लेकिन फिर भी आरबीआई अपने सारे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मेथड्स को यूज़ कर रहा है। अगर हम बात करें तो आरबीआई ने इस समय ऑपरेशन ट्विस्ट करके एक मेथड यूज़ किया है। ठीक है, SDF जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो कि हमने पहले भी डिस्कस करी है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, इस तरह के कई सारे मेजर्स लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को लेकर के आरबीआई आ रहा है, जिससे कि किसी भी तरह से लिक्विडिटी मैनेज करी जाए फाइनेंशियल और इंडिया की मार्केट में। ठीक है, और जिससे क्या हो, डिमांड बूस्ट हो। बट ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा। हालांकि बाद में जो 30 दिन की विंडो आरबीआई ने करी थी उसको बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया, फिर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जो बिडिंग है वो हमें लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में नहीं देखने को मिली है। अगर हम बात करें थोड़ा सा परफॉर्मेंस की, तो आप स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हैं। और इसमें एक ऐसी न्यूज़ भी आई है कि द रुपी सोल्ड बाई 62 पैसा टू सेटल एट 67.06 अगेंस्ट द US डॉलर। मतलब जो पैसा है वो और कमज़ोर हो गया है US डॉलर के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से अदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं और फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा कुछ डिक्रीज़ होगा। और इसी ड्यूरेशन में आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी करने जा रही है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लासरूम। ओके, आर्टिकल 3, फ्रैंकलिन MF शट 6 स्कीम्स। फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है, अपनी 6 म्यूचुअल फंड की स्कीम को सस्पेंड कर दिया है या ख़त्म कर दिया है। क्यों? और क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा रिडम्पशन प्रेशर आ रहा था और लिक्विडिटी क्रंच की वजह से उस रिडम्पशन प्रेशर को फ्रैंकलिन कंपनी एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए अप्रॉक्सीमेटली 25,856 करोड़ रुपीज़ का जो 6 स्कीम थी, बेसिकली वो हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स थी, डेट स्कीम थी, उसको फ्रैंकलिन ने सस्पेंड कर दिया है। इन द करंट इन्वायरमेंट इट हैज़ बीन डिफिकल्ट टू जनरेट लिक्विडिटी स्पेशली फॉर क्रेडिट पेपर्स विच आर लो ऑन द क्रेडिट कर्व। तो जैसा कि हम सभी कुछ डिस्कशन में लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि जो बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, स्पेशली जो कि लॉन्ग टर्म या के बॉन्ड्स इशू कर रही हैं, वो इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या लॉन्ग टर्म हाई यील्ड स्कीम्स में हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस कर रही है, क्योंकि उन पर रिडम्पशन के प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गए और उस रिडम्पशन की वजह से लिक्विडिटी क्रंच हो रहा है। और लिक्विडिटी उस रिडम्पशन को पूरा करने के लिए, ऑनर करने के लिए उनको मार्केट से लोन लेना पड़ रहा है या बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, और लोन वो उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इस समय इकोनॉमिक सिचुएशन इज़ हाईली अनसर्टेन, जो लोन अवेलेबिलिटी है दैट इज़ वेरी कॉस्टली। तो इसीलिए क्या कहते हैं, वो जो उनकी स्कीम्स हैं, हाई यील्डिंग स्कीम, लॉन्ग टर्म स्कीम्स, वो बहुत ज़्यादा वायबल नहीं रह गई हैं। ठीक है, तो उनको वापस से ऑपरेट करना या चलाना कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, और हो सकता है बहुत सारी कंपनीज बैंकरप्सी की वर्ज पर हो। तो जो IBC ने जो ये अनाउंसमेंट करी है, जो सेबी कंटिन्यूसली कमर्शियल बैंक्स को बोल रही है कि NBFCs को लेंड करो, NBFCs को लेंड करो, दैट इज़ ऑल टू सेव द सो मैनी म्यूचुअल फंड्स कंपनीज
फ्रॉम बीइंग बैंक करप्ट। ठीक है, तो बेसिक क्या रीज़न साइट किया है फ्रैंकलिन ने कहा है कि बॉन्ड मार्केट से या इंडियन बॉन्ड मार्केट से जो उस पर रिडम्पशन प्रेशर आ रहे हैं वो अभी तक इस तरह का रिडम्पशन प्रेशर कभी नहीं आया है, और अगर उस रिडम्पशन को हम ऑनर कर रहे हैं तो हमें बहुत लॉन्ग मतलब बहुत कॉस्टली लोन लेना पड़ रहा है, और वो कॉस्टली लोन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको नुकसान ही देने वाला है, लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉफिट नहीं देने वाला। इसलिए इसी ड्यूरेशन में फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड्स ने अपनी 6 हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को अभी के लिए फ़िलहाल शट डाउन कर दिया है। देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 फ्रॉम पेज नंबर 1, गवर्नमेंट ऑन ओवर राइट टू ड्रॉ अप सेकेंड इकोनॉमिक पैकेज। जैसा कि हमें देखा था गवर्नमेंट कंटिन्यूसली सेकेंड पैकेज के ऊपर सोच रही है, हालांकि अभी तक कोई भी सेकेंड पैकेज अनाउंस नहीं हुआ है। जो पहला पैकेज अनाउंस हुआ था इस लास्ट के जब से इकोनॉमिक स्लो डाउन या लॉकडाउन हुआ है, तो अभी तक गवर्नमेंट केवल एक ही पैकेज लेकर आई है। हालांकि आरबीआई करीब 2 से 3 2 से 3 बार मेजर अनाउंसमेंट कर चुकी है लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करने के लिए, बट गवर्नमेंट की तरफ से अभी केवल इसमें एक ही इकोनॉमिक या रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली इस पैकेज के बारे में थिंक कर रही है इन ऑर्डर टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड मोर टारगेटेड, कि जिसके लिए आ रहा है उसी को ये उस तक ये पहुँचे, उस बेनिफिशियरी तक पहुँचे और इसका मैक्सिमम और एफिशिएंट यूज़ हो सके। इसीलिए गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली इस चीज़ पर सोच रही है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विल अगेन मीट ऑन द फ्राइडे टू फाइनलाइज द सेकंड स्टिमुलस पैकेज फॉर इंडस्ट्री, द पुअर एंड द फार्मर। जो बेसिक जो इस बार का जो पैकेज होगा इकोनॉमिक पैकेज जिसका डिस्कशन या रिलीफ पैकेज जिसका डिस्कशन किया जा रहा है वो इंडस्ट्री, पुअर और फार्मर्स के लिए होगा। पुअर यहाँ पर कौन होंगे? बेसिकली फॉर माइग्रेंट लेबर। एन अनाउंसमेंट इज एक्सपेक्टेड विद इन 24 to 48 आवर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के डेलिब्रेशंस फाइनेंस मिनिस्ट्री और पीएमओ के बीच हो रहे हैं इसी पैकेज को लेकर के। हालांकि ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये जो पैकेज आएगा ये बहुत बड़ा पैकेज स्टिमुलस पैकेज नहीं होगा, जैसा कि हमने अदर डेवलप नेशंस में देखा है कि जहाँ पर वो अपने 10% ऑफ जीडीपी, 8% ऑफ जीडीपी, 9% ऑफ जीडीपी का पैकेज दे रहे हैं इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द ग्रोथ। इंडियन गवर्नमेंट अभी इस तरह के पैकेज के उसमें फेवर में नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट का अप्रोच है कि छोटे छोटे पैकेजेस लाए जाएँ जिससे कि जो उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके और हर टारगेटेड बेनिफिशरी के लिए अलग पैकेज लाया जाए। ठीक है, तो मे बी क्योंकि हम वी आर नॉट द वेरी कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी, तो हो सकता है गवर्नमेंट ये जो इस तरह के पैकेज जो स्मॉल टारगेटेड पैकेजेस के बारे में सोच रही है तो ये हमारी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग ज़्यादा एफिशिएंट हो या ज़्यादा अच्छे प्रूफ हो। ठीक है, अब देख लें थोड़ी सी हाइलाइट्स क्या है इस पैकेज की। रिलीफ फॉर अर्बन एंड रूरल पुअर माइग्रेंट वर्कर, जैसा कि मैंने बताया था आपको, बेसिकली माइग्रेंट के लिए, फार्मर्स के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए। इंडस्ट्री में बेसिकली कौन सी? एमएसएमईज, मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए ये जो सेकेंड स्टिमुलस पैकेज जाएगा ये आने वाला है। अभी तक डिस्कशन चल रहा है, तो हो सकता है हम 48 घंटे के भीतर इस तरह का गवर्नमेंट का पैकेज देखें। Facebook RIL plan to offer smart video conferencing, आर्टिकल नंबर 5 पेज नंबर 3। जैसा कि कल ही हमने डिस्कस किया था कि फेसबुक और रिलायंस जियो का जो इंटीग्रेशन हुआ है दैट इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब द पेमेंट स्पेस एंड ई कॉमर्स स्पेस विद इन द इंडिया। तो उसी ड्यूरेशन में, उसी के इंक्लिनेशन में ये एक न्यूज़ आई है जो ये कह रही है कि जियो प्लेटफॉर्म और फेसबुक हैव आइडेंटिफाइड 4 एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन। 4 एरिया इन्होंने डिसाइड किए हैं जहाँ पर ये कोलैबोरेशन कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ई कॉमर्स के अलावा, जिसमें क्या है? स्मार्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मिक्स्ड रियलिटी विद एडवांस ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, द मीडिया। ठीक है, सबसे पहला ई कॉमर्स, देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड देन मीडिया। तो इन सारे एरियाज़ में फेसबुक और जियो प्लेटफॉर्म जो है वो कोलैबोरेशन कर सकता है। हालांकि अभी भी ये एरियाज़ कोलैबोरेशन के क्या क्या होंगे अभी भी इस पर क्लैरिटी नहीं है। इस पर दोनों कंपनीज देख रही कहाँ कहाँ कोलैबोरेशन किया जा सकता है, बट एज़ पर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट कहाँ कहाँ कोलैबोरेशन होता है? पेमेंट स्पेस में, ठीक है, और ई कॉमर्स, जिसको बेजर माना जा रहा है कि पेमेंट स्पेस और ई कॉमर्स। इसीलिए जो बिग टेक कंपनीज़ हैं लाइक गूगल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, या इस तरह की जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इस सब के आगे को बहुत बड़ी बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव टक्कर मिलने वाली है। इसीलिए
अभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे क्लैरिटी नहीं दी जा रही है कि कहाँ कहाँ पर ये दोनों कंपनीज कोलैबोरेशन करेंगी। और इसी ड्यूरेशन में मुकेश अंबानी ने कहा है कि दे विल गो फॉर आईपीओ इन जियो प्लेटफॉर्म। वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जियो प्लेटफॉर्म में करेंगे, जिससे कि अगर फेसबुक एग्जिट करना चाहे तो उसके पास एक ऑफर रहे कंपनी से एग्जिट करने का। सोर्सेज क्लोज टू द ग्रुप पॉइंट आउट व्हाट्सएप इज क्रिएटिंग अ चैट इंटरफेस विद द सर्विस फॉर जियो मार्ट, द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑफ रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज जियो मार्ट, तो उससे इंटीग्रेशन कर रहे हैं व्हाट्सएप और एक चैट इंटरफेस क्रिएट किया जा रहा है, जिसपे करीब जो 400 मिलियन व्हाट्सएप कस्टमर्स हैं कंट्री के, वो डायरेक्टली सेलिंग कर सकते हैं जस्ट लाइक अमेजोन ऑन फ्लिपकार्ट। और ये अमेजोन ऑन फ्लिपकार्ट को बहुत ज़्यादा टक्कर देने वाला है ये इनका, क्योंकि व्हाट्सएप की जो बोलते हैं ना कि पेनिट्रेशन है इंडियन मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग कस्टमर जो हैं, करीब अप्रॉक्सीमेटली 400 मिलियन कस्टमर्स हैं। इसका मतलब जियो जो है वो डायरेक्टली बाय यूजिंग व्हाट्सएप 400 मिलियन कस्टमर तक अपना जियो मार्ट लेकर के जाने वाला है। तो आने वाले टाइम जो है वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिए इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। ई कॉमर्स विल यूज़ द व्हाट्सएप टू रीच 400 मिलियन कस्टमर्स। किराना स्टोर्स को भी लिंक करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ मिक्स्ड रियलिटी एंड मीडिया। इस तरह के बहुत सारे कोलैबोरेशन है जो फेसबुक और जियो के बीच में प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं। बट देखते हैं, लेट्स आगे की इस कुछ टाइम पर क्लियरिटी आ जाएगी इस चीज़ को लेकर के कि कितना ज़्यादा कोलैबोरेशन है। बट प्रोटेक्ट कस्टमर इंफॉर्मेशन एज एग्रीमेंट सेज नो शेयरिंग ऑफ डेटा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डेटा प्राइवेसी को लेकर के, डेटा लोकलाइजेशन को लेकर इंडियन गवर्नमेंट इसमें बहुत कॉशियस है। तो इस चीज़ को भी क्लैरिफाई किया गया कि हाँ, जो फेसबुक और जो जियो है उनके बीच में ऐसा कोई डेटा शेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो डेटा शेयरिंग फिलहाल के लिए अभी इसका कोलैबोरेशन का पार्ट नहीं है। CII पेक्स ग्रोथ एट 0.9% टू 1.5%। CII स्टैंड्स फॉर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसने क्या किया, इसने इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP जो ग्रोथ है उसको प्रेडिक्ट किया है कि अप टू मैक्सिमम 1.5% तक ही जाएगी। और 1.5% किस में, वो भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो होगा कि अगर लॉकडाउन सही टाइम से ख़त्म हो जाता है, इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, तो 1.5%। अगर वर्स्ट सिनेरियो रहेगा तो इट मे बी डाउन अप टू 0.9%। तो ऐसा CII ने कहा है। एज पर 1.5% द ग्रोथ वुड बी द लोवेस्ट इन द ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स। 30 साल के डिकेड्स में सबसे लो ग्रोथ होगी। अ लोअर एक्सपेंशंस देन दिस अकर्ड वे बैक इन 1991-92 एट 1.1% व्हेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हिट्स द इकोनॉमी। बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस जब हुई थी 1991 में, जिसके बाद LPG रिफॉर्म आया था, तो उसके बाद से ये सबसे ज़्यादा लो ग्रोथ रेट होगा जो इंडिया का होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ये होती है व्हेन कंट्री इज नॉट एबल टू पे फॉर इट्स इंपोर्ट्स, तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं। इसमें जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो बिल्कुल डाउन हो चुका होता है। ऐसा इंडिया में 1991 के ड्यूरेशन में हुआ था, जब इंडिया इस वर्ष पे आ गया था कि उसको अपना जो गोल्ड है वो गिरवी रखना पड़ गया था। ठीक है, और अगर इस बार की हम बात करें तो इंडिया में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो रेमिटेंसेस प्ले करते हैं। पॉजिटिव, वो इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट को पॉजिटिव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अब क्या हो रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं, आधी जो वर्ल्ड है वो लॉकडाउन के सिचुएशन में, तो जो इंडियन डायस्पोरा बाहर काम कर रहा है जहाँ से रेमिटेंसेस आते हैं, तो बहुत सारे, चाहे वो अरब कंट्रीज़ हो या USA हो, वहाँ से रेमिटेंसेस जो है वो बहुत डाउन हो गए। क्यों? क्योंकि बहुत जॉब लॉस हुआ है और इस समय इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद चल रही हैं। तो इस बार इंडिया का जो बेसिक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा रेमिटेंसेज है वो करीब 22 टू 23% डाउन प्रेडिक्ट किया गया कि इस बार हम 22 से 23% कम हमारा रेमिटेंसेस इंडिया में आएगा। और कितना प्रेडिक्ट किया जा रहा है? अप्रॉक्सीमेटली $64 बिलियन आएगा, जो पिछली बार हमारा $83 बिलियन था। और पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर 2019 था उसमें 6% का ग्रोथ देखा था, और इस बार 22% का डेक्लाइन हम देख रहे हैं रेमिटेंसेस में। ठीक है, तो इसी ड्यूरेशन में, इसी न्यूज़ में CII ने प्रोजेक्ट किया है कि ये ग्रोथ जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा
फॉल करेगा। CI प्रोजेक्शंस ओवर द फुल रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज स्टेरिंग द इंडस्ट्री सेक्टर। इस दोनों चीज़ों को CII ने प्रेडिक्ट किया कि अगर बहुत जल्दी लॉकडाउन खत्म हो जाता है, इंडस्ट्री गेन अप कर लेती है, तो इट कुड रीच अप टू 1.5, और अगर वर्स्ट सिचुएशन आती है तो ये 0.9% तक हो सकता है। गिवन द सिचुएशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस बिकम क्रिटिकल नॉट ओनली टू सस्टेन द इकोनॉमी बट ऑल्सो टू प्रिवेंट द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। क्यों? क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं होगी, जॉब्स नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, तो सस्टेनेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क रख जाए। तो CII ने इंडिया को, गवर्नमेंट को बोला है कि नाउ द गवर्नमेंट इंटेंशंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी सस्टेन करे और ऐसी ह्यूमैनिटेरियन, कोई भी तरह की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना हो, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे बहुत सारे सेक्टर्स में। ठीक है, आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7। ये आर्टिकल नंबर 7 है पेज नंबर 4 से। RBI टू बाई एंड सेल ₹10,000 करोड़ ऑफ बॉन्ड। जैसा कि हमने बताया था कि RBI बहुत ज़्यादा बोलते हैं एंडेवर्स कर रहा है लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसका जो लोन की लिमिट है वो 80% तक बढ़ा दी है। स्टेट गवर्नमेंट की लोन की लिमिट 60% तक बढ़ा दी है। कंटिन्यूसली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, ऑपरेशन ट्विस्ट किए जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑपरेशंस करके जो RBI वो इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे सेड इट विल सेल 1,000 करोड़ वर्थ ऑफ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स एंड बाय एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट ऑन मार्केट ऑपरेशन। RBI ने बोला है कि करीब 10,000 करोड़ के ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को खरीदेंगे और बेचेंगे और बाई करेंगे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को। स्टूडेंट्स, इसी को जो ये लाइन, जो फर्स्ट 3 लाइन्स लिखी हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज ऑपरेशन ट्विस्ट। इसी को बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट, जब RBI शॉर्ट टर्म बॉन्ड सेल करता है और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को खरीदता है। क्यों? और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को क्यों खरीदता है RBI? इसलिए खरीदता है कि उसकी जो इंटरेस्ट रेट है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, आई एक्सप्लेन अ वेरी सिंपल टर्म। जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, अगर RBI उनको खरीदेगा तो वो महंगे हो जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। जब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और अभी क्या है, अभी ज़रूरत फिलहाल शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की है। लॉन्ग टर्म के बारे में अभी RBI और गवर्नमेंट दोनों ही नहीं सोच रहे हैं। RBI ने क्लियर कर दिया कि अभी जो फिलहाल कंसर्न है RBI का, वो शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी को रिवाइव करना है। उसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस RBI बाद में देखेगा। ठीक है, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को खरीदा जा रहा है ताकि उनकी डिमांड ज़्यादा हो और उनका इंटरेस्ट रेट या उनका प्राइस, मार्केट प्राइस बढ़े, जिसकी वजह से जो उसमें इन्वेस्टमेंट है वो कम हो और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। इसकी को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में इस टर्म को बोला जा रहा है ऑपरेशन ट्विस्ट, जहाँ एक और RBI बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स बेच रहा है और दूसरी ओर RBI लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीद रहा है। इसको बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। इतना आप जान लीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। दिस इज अ रेवेन्यू एंड द लिक्विडिटी न्यूट्रल ऑपरेशन पॉसिबली एमिंग एट सेंट्रल गवर्नमेंट बैलेंस शीट मैनेजमेंट थ्रू RBI डिड नॉट स्पेसिफाई द रीजन। ये लिक्विडिटी को न्यूट्रल करने के लिए और मैनेज करने के लिए ऑपरेशन ट्विस्ट किया जा रहा है। हाउएवर द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स यील्ड फेल्ड आफ्टर ओपन मार्केट ऑपरेशन अनाउंसमेंट। और क्या हुआ है, लॉन्ग टर्म यील्ड, जो लॉन्ग टर्म्स के बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड है जो वो भी कम हुई है, क्योंकि जब से RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन की अनाउंसमेंट करी है। स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आप पढ़ लें, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। एक होता है कूपन रेट, एक होता है मार्केट रेट, एक होता है यील्ड रेट। ठीक है, यील्ड, ठीक है, बॉन्ड। तो ये तीनों ही टर्म्स बॉन्ड के कंटेक्स्ट में यूज़ होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि ये तीनों क्या क्या है। व्हाट इज़ कूपन रेट, व्हाट इज़ मार्केट रेट और मार्केट प्राइस, और व्हाट इज़ यील्ड रेट। ठीक है, और ये तीनों ही बॉन्ड, मार्केट या बॉन्ड के कंटेक्स्ट में यूज़ होते हैं। तो अभी के लिए इस न्यूज़ में इतना ही डिस्कशन कि RBI इज़ गोइंग टू सेल एंड बाय द ₹10,000 करोड़ बॉन्ड्स। शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स जो हैं वो सेल करेगी, लॉन्ग टर्म्स के बॉन्ड को खरीदेगी इन ऑर्डर टू बूस्ट द लिक्विडिटी इन द शॉर्ट टर्म। ओके, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स हैं उनकी जो यील्ड है वो बहुत डाउन हुई है। A similar exercise was taken by RBI in the past to bring down long-term बॉन्ड यील्ड टू हेल्प द गवर्नमेंट बोरो। अगर शॉर्ट टर्म के क्या कहते हैं, जो हमारे यील्ड है इसकी यील्ड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड बढ़ जाएगी, उस पर जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, उसके जो मार्केट प्राइस है वो गिर जाएंगे। तो क्या होगा, गवर्नमेंट को बोरो करने में, जो गवर्नमेंट की जो 80% लिमिट बढ़ाई है RBI ने, तो अगर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स महंगे रहेंगे या उनकी मार्केट प्राइस ज़्यादा रहेगा तो हो सकता है कोई उन्हें खरीदे ना। ठीक है, बैंक उन्हें, कमर्शियल बैंक उन्हें नहीं खरीदेंगे। इसीलिए शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड्स हैं उनका मार्केट प्राइस डिक्रीज करने के लिए
कैसे किसी कमोडिटी का मार्केट प्राइस डिक्रीज होता है, उसकी सप्लाई बढ़ा दो। सप्लाई कैसे बढ़ाएगी, आरबीआई जो है वो सेल करने जा रहा है, ठीक है, सेल करेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड्स हैं उनका जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो गिरेगा। जब मार्केट प्राइस गिरेगा तो गवर्नमेंट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको आसानी रहेगी मार्केट से बोरो करने में, लोन को लेने में, ठीक है। तो बेसिक गवर्नमेंट आरबीआई का यही पर्पस है ऑपरेशन ट्विस्ट करने का, जिससे कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं उनका मार्केट प्राइस फॉल करे और गवर्नमेंट को लोन लेने में या बॉन्ड इशू करने में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करने में फायदा रहे और मैक्सिमम लोन गवर्नमेंट को मिल सके बाय बॉन्ड मार्केट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8, डीए हाइक्स पुट ऑन होल्ड गवर्नमेंट टू सेव ₹1.2 ट्रिलियन इफ स्टेट्स फॉलो द सूट्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं सब पे जो डीए इंक्रीमेंट होता है, डीए मीन्स डियरनेस अलाउंसेस। स्टूडेंट सैलरी होती है, सैलरी एक बेस सैलरी होती है, बेस सैलरी में बहुत और सारी चीज़ें जुड़ती है जिसमें टीए, डीए, हाउसिंग अलाउंसेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि पार्लियामेंट हो चाहे बहुत सारी स्टेट असेंबलीज हों, जिन्होंने अपने 30% अपनी जो सैलरी का डिडक्शन पे किया है कोविड-19 से फाइट करने के लिए, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ने भी अपनी जो 30% सैलरी है एक साल की वो डोनेट करी है। क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू है वो फॉल कर रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन के कंडीशंस आ चुकी हैं, मेल्टडाउन की कंडीशंस आ चुकी हैं, इंडस्ट्रीज क्लोज हैं, टैक्स बहुत हो नहीं रहे, टैक्स कलेक्शन हो नहीं रहा, पेट्रोल के और डीजल के प्राइसेस भी इंटरनेशनल मार्केट में फॉल कर गए हैं और सेम इन द इंडियन मार्केट। तो रिवेन्यू फॉल कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था। उस एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे डिसीजंस ले रही है, जिसमें कल हमने डिस्कस किया था कि एक्साइज ड्यूटी भी पेट्रोल या डीजल पे बढ़ने जा रही है। और उसी लाइन में ये डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि डियरनेस अलाउंसेस का जो इंक्रीमेंट हर साल एम्प्लॉयज़ को मिलता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, वो फ्रोज कर दिया गया है, जिससे कि करीब जो है हमें वो ₹1 ट्रिलियन का फ़ायदा होगा अगर स्टेट गवर्नमेंट भी वैसा ही करती हैं। क्लास लेबर जो होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकती कि अगर हमने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का डीए सस्पेंड किया है तो आप भी करिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स चाहें तो इस चीज़ पर डिसीजन ले सकती हैं, और अगर स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिसीजन लिया तो ये जो अमाउंट है ये 1.2 ट्रिलियन तक कलेक्ट होगा, जो कि कोविड-19 से फाइट करने में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, बेसिक यही इस न्यूज़ के बारे में है। कुछ डेटा है जो कि आप देख सकते हैं, डेटा इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज़ इंपॉर्टेंट हेयर। Finance Ministry officials said that there was a need to repurpose expenditure and focus on spending on health and various welfare measures for those most affected by the pandemic and resulted nationwide lockdown. इसी जो लॉकडाउन की वजह से जो बेसिकली जो लोग अफेक्टेड हुए हैं लाइक माइग्रेंट, फार्मर्स, हेल्थ वर्कर्स, तो उन्हीं के लिए इस तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं उसको डायरेक्ट किया जाएगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 9, सेबी ईज द डिफॉल्ट वैल्यूएशन नॉर्म्स फॉर एमएफ इंडस्ट्री। सेबी ने क्या किया, सेबी इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज ईज्ड द वैल्यूएशन नॉर्म्स फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, अलाउइंग वैल्यूएशन एजेंसीज टू मेक एक्सेप्शंस इफ देयर इज अ डिफॉल्ट बाय एनी कॉर्पोरेट बॉन्ड इशूअर्स बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन और द लोन मोरेटोरियम परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू असेट्स लायबिलिटी मिसमैच। जो कितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, कुछ के नाम बताए थे, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में उनके नाम लिखकर बताइए, जो हर जो डिफरेंट कंपनीज को रेट करती है। इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वो उनमें जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जब वो रेटिंग करती हैं कंपनी, जो एजेंसीज, उसमें होता है असेट्स और लायबिलिटी मिसमैच। तो सेबी ने कहा है, ऐसे जितने भी हमारी एजेंसीज हैं, रिसर्च बेस्ड एजेंसीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, सेबी ने उनसे बोला है कि इफ़ देयर इज़ एनी असेट्स लायबिलिटी मिसमैच बिकॉज ऑफ द कोविड-19 लॉकडाउन, तो आप जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं उनके वैल्यूएशन को कम मत करिए, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को कम मत करिए, उनको डाउन मत करिए अपनी ग्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आई, तो आप इसको कंसिडरेशन में लीजिए while rating the companies on the basis of assets and liability mismatch. According to market participants, the move will help stock market to market impact on a portfolio of debt scheme because of the coronavirus related lockdown and give relief on the exposure of non-banking financial companies.
स्टूडेंट्स आप पे पूछेंगे क्यों क्यों गवर्नमेंट या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी इतना बॉदर्ड होती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के क्रेडिट रेट पे, क्यों? क्योंकि अगर किसी भी, चाहे वो कंट्री हो चाहे वो कंपनी हो, अगर उनकी क्रेडिट वर्दीनेस डाउन हो जाती है, अगर उनकी क्रेडिट रेटिंग डाउन होती है, तो उस कंपनी को, उस कंट्री को इन्वेस्टर्स को सर्च करने में, इन्वेस्टर्स लाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कंट्रीज़ भी और कंपनीज़ दोनों ही अपनी क्रेडिट वर्दीनेस को इम्प्रूव करने में लगी रहती हैं और वो सारे मेजर्स लेती हैं जिससे कि उनकी क्रेडिट वर्दीनेस इंप्रूव हो और उनकी रैंकिंग इंप्रूव हो और उनको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसीलिए इसी ड्यूरेशन में सेबी ने सर्कुलर इशू किया है जो कि हमारी रेटिंग एजेंसी से, कि प्लीज़ आप इस जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आई है इसको देखिए और अभी भी कोई भी ऐसे रेटिंग मत दीजिए या इसको कंसिडरेशन में लेकर के आप रेटिंग दीजिए, जिससे कि जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी है उनके वैल्यूएशंस बढ़ा रहे, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि कंपनीज अपनी लो परफॉर्मेंस की स्टेज पर हैं, स्पेशली एनबीएफसीज, और अगर वो सेल भी होती हैं इस ड्यूरेशन में तो उनकी बहुत लो वैल्यूएशन आएगी। तो उनकी वैल्यूएशन को मेंटेन करने के लिए भी आरबीआई ने सर्कुलर दिया है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी लिक्विडेट होना चाहते हो तो उसकी वैल्यूएशन ठीक ठाक लगे, इसलिए आप उसकी क्रेडिट रेटिंग को ज़्यादा मत डाउन करिए और अपने क्लॉज में या क्रेडिट रेटिंग करते समय इस इकोनॉमिक लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 के इम्पैक्ट को कंसिडरेशन दीजिए। ठीक है, दिस विल हेल्प टू रिड्यूस मार्क टू मार्केट इम्पैक्ट ऑन पोर्टफोलियो टू सम एक्सटेंट एट अ इनिशियल स्टेज। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। हाउएवर एक्सपर्ट सेज देयर कैन स्टिल बी ऑपरेशनल चैलेंजेस। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि सेबी रेटिंग एजेंसीज को सर्कुलर इशू कर सकती है, उन्हें गाइडेंस दे सकती है, बट ऑपरेशनल चैलेंजेस तो अभी भी एनबीएफसीज या म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ रहेंगे। सो सम म्यूचुअल फंड्स में स्टिल गो अहेड एंड राइट ऑफ डिफॉल्टिंग एक्सपोजर्स, जो कि हो सकता है डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में आ जाए। तो इसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं मोरेटोरम पीरियड्स या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को गाइडलाइंस देना है, सर्कुलर इशू करना इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द और नॉट गोइंग टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ एनबीएफसीज। उन पर इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रेशर तो अभी भी रहेगा ही रहेगा। फर्दर देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑन वेदर म्यूचुअल फंड्स कैन साइट पॉकेट सच एक्सपोजर्स इफ वैल्यूएशंस आर नॉट पैक्ड एट stress valuation. Lack of side pocket can impact recovery for existing investors, allowing new investors to gain from recovery. नए इन्वेस्टर्स को आने में भी बहुत ज़्यादा इशू है। ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स है जिसको आप देख सकते हैं। आज की न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? आज की न्यूज़ ऑफ द डे, आरबीआई टू बाई एंड सेल 1000 करोड़ ऑफ बॉन्ड्स, जिसको बोल रहे हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। तो आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं व्हाट इज़ ऑपरेशन ट्विस्ट। और आज के लिए दीज आर द रेफरेंसेस। आज के लिए न्यूज़ डिस्कशन में इतना ही। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड सजेशन प्लीज़ राइट ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।